लेक्चर नंबर 29 इकनॉमिक्स 401 का। ये लेक्चर हो सकता है थोड़ा सा लॉन्ग भी हो जाए, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट यूज़ हुई हैं, बहुत ज़्यादा डेफिनेशन यूज़ हुई हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि इसको आपको बहुत आसानी के साथ एक्सप्लेन करूं ताकि आपकी ये चीज़ें समझ में आ जाएं। तो इस लेक्चर के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने पास कॉपी पेंसिल ज़रूर रखें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिक्स होने वाली टर्म्स यूज़ होनी है। ठीक है, जो मैं बताऊंगा साथ साथ आप लिखते जाना है ताकि ये टर्म आपस में मिक्स ना हो। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है जीडीपी एट फैक्टर एंड मार्केट प्राइस। अच्छा, तो ये देखते हैं कि जीडीपी फैक्टर में क्या चीज़ होती है, जीडीपी एट फैक्टर क्या होती है और जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों जीडीपी की किस्में हैं। एक जीडीपी आपके पास फैक्टर है और एक जीडीपी आपके पास मार्केट प्राइस है। फैक्टर प्राइस इज द प्राइस एट विच द फर्म सेल इट्स फाइनल आउटपुट। ठीक है, एक चीज़ यहाँ से आपके पास आ गई कि फैक्टर प्राइस आपके पास वो प्राइस होती है जहाँ पे आपके पास जो फर्म है वो आपके पास आउटपुट फाइनल करके बेचती है कंज्यूमर को। तो ये आपके पास फैक्टर प्राइस आ गई। ठीक है, हाई मार्केट प्राइस इंक्लूड फैक्टर प्राइस प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन मार्केट प्राइस आपके पास वो प्राइस होती है जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स भी उसमें ऐड होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, अब यहाँ से आपने नोट करना है कि फैक्टर प्राइस वो प्राइस होती है जिस पे फर्म्स अपने आउटपुट को कस्टमर को बेचती है, लेकिन मार्केट प्राइस आपके पास वो प्राइस होती है जिसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस भी ऐड होते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस शॉप पे वो चीज़ बिक रही है और शॉप के ऊपर कोई टैक्स जो लग रहा है, ठीक है, तो इस किस्म के जो टैक्स ऐड होते हैं उनको ऐड करके जो हमारे पास प्राइस बनती है वो आपके पास मार्केट प्राइस बनती है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज हायर देन जीडीपी एट फैक्टर प्राइस। अब यहाँ से आप नोट करेंगे, आप फैक्टर प्राइस के ऊपर एक जीडीपी कैलकुलेट करें और एक मार्केट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करें तो लाजमी जो मार्केट प्राइस के ऊपर जीडीपी आएगी वो ज़्यादा आएगी, क्योंकि इसकी कीमत ज़्यादा हो जानी है, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स भी इन्वॉल्व होने हैं, कीमत ज़्यादा हो जानी है तो लाजमी बात है जीडीपी भी ज़्यादा हो जानी है। तो ये वाला जो फार्मूला है इसको आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और लिख भी लेना है। जीडीपी एट फैक्टर कास्ट इज इक्वल टू आ जाएगी जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, कि फैक्टर के ऊपर आप जब जीडीपी कैलकुलेट करेंगे या आपके पास मार्केट प्राइस के ऊपर जो जीडीपी आएगी उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे तब आएगी। अब यहाँ से एक और फार्मूला बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमने जीडीपी फाइंड करनी हो मार्केट प्राइस में से तो वो हमारे पास आएगी जीडीपी एट फैक्टर कास्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप इसमें ऐड कर देंगे तो आपके पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगी। आई होपफुली आपको ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, जीडीपी फैक्टर प्राइस के ऊपर क्या चीज़ होती है और मार्केट प्राइस के ऊपर क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट आपके पास है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जहाँ पे नेट की बात आ जाए तो आपने समझ जाना कि ये खालिस किस्म की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कौन सी चीज़ होती है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज obtained बाय सब्सट्रैक्टिंग, माइनस कर रहे हैं डिप्रिशिएशन फ्रॉम जीडीपी। डिप्रिशिएशन को जीडीपी से माइनस करेंगे तो आपके पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाना है। ठीक है, अगेन रिपीट करता हूँ, डिप्रिशिएशन को जीडीपी से माइनस करेंगे तो एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगी। अब डिप्रिशिएशन क्या चीज़ है, यहाँ पढ़ते हैं, डिप्रिशिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड ड्यू टू वियर एंड टियर कॉज्ड बाय ड्यूरिंग प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन के दौरान जो चीज़ है हो जाती है, जो फजूल में आती है, ख़राब हो जाती है, तो उसकी वजह से आपके पास जो कास्ट होती है उसको हम कहते हैं डिप्रिशिएशन। और टोटल जीडीपी में से ये वाली कास्ट माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी। ये फार्मूला भी आप यहाँ से देख लें, एनडीपी आपके पास आ जाएगा जीडीपी माइनस डिप्रिशिएशन अलाउंस, यानी कि तोड़ फोड़ के जो अलाउंस आता है, जो चीज़ें होती है उसको आप जीडीपी से माइनस कर दें तो आपके पास एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाती है। नेक्स्ट डिप्रिशिएशन वही चीज़ लिखी हुई है कि आपके पास जो चीज़ ज़ाया हो जाती है उसको हम डिप्रिशिएशन कहते हैं। अब तक हमने पढ़ी है जीडीपी और एनडीपी। अब आ गया है नेक्स्ट जीएनपी। तो देखते हैं जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है।
मिक्स चीज़ों को नहीं करना, बहुत ईजी सी चीज़ें हैं। सबको अपने पास जब अपनी हैंड राइटिंग में लिखेंगे तब जाके आपके ये कंसेप्ट क्लियर होने हैं, अदरवाइज चीज़ें मिक्स हो जानी है आपके पास। ठीक है। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी जीएनपी क्या चीज़ है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द वैल्यू एट करंट मार्केट प्राइस। ठीक है। आपके पास मार्केट में किसी चीज़ की जो वैल्यू होती है वो आपके पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होती है, फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है। पूरे साल के दौरान आपकी जो चीज़ है ना, जो आप बेच रही हैं, उसकी जो वैल्यू है करंट मार्केट में, उसको हम बोलते हैं जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है। ये आपके पास कोई भी सिटीजन या कंट्री ओनर कर सकती है। दिस इनकम अर्न बाय पाकिस्तानी सिटीजन्स वर्क इन यूएसए। ठीक है। कोई भी पाकिस्तानी शहरी यूएसए में काम कर रहा है तो वुड बी इंक्लूड इन पाकिस्तानी जीएनपी, यानी कि पाकिस्तान का बंदा जो बाहर किसी मुल्क में काम कर रहा है और वो जो पैसा अर्न करेगा उसको हम जीएनपी में इंक्लूड करेंगे। लेकिन बट फ्रॉम पाकिस्तान जीडीपी, बट फ्रॉम एक्सक्लूड फ्रॉम पाकिस्तान जीडीपी। अब जो बंदे बाहर हैं हमारे पास, वो जो पैसा भेज रहे हैं उसको हम जीएनपी में इंक्लूड करेंगे और जीडीपी से माइनस करेंगे। ठीक है। जीडीपी में वो शामिल नहीं होंगे, जीएनपी में शामिल होंगे। जो बाहर के लोग हमारे काम कर रहे हैं, हमारे पास पैसा भेज रहे हैं, उसको हम जीएनपी में शामिल करेंगे, लेकिन जीडीपी से उसको शामिल नहीं करेंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब इसके उलट आ जाएं, कन्वर्सली द इनकम अर्न बाय यूएस सिटीजन इन पाकिस्तान। अब कोई बाहर का बंदा है, वो पाकिस्तान में आके काम कर रहा है। ठीक है। तो उसकी जो काम कर रहा है ना, उसको हम जीडीपी में शामिल करेंगे, लेकिन जीएनपी में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है। अब सिंपली आपको मैं बताता हूँ कि जीडीपी आपके पास क्या चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर जो काम हो रहा है उसको हम जीडीपी कहेंगे, और जो बाहर से पैसे पाकिस्तान में आ रहा है उसको शामिल करके जीएनपी कहेंगे। ठीक है। तो जीएनपी आपके पास आ गई जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो वही बात आ गई कि जीडीपी आपके पास जीएनपी आपके पास आ गई जीडीपी यानी कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, जो बाहर से पैसा आ रहा है उसको शामिल करके। ठीक है। तो ये वाला फार्मूला यहाँ बन गया, आपने ये याद रखना है जीएनपी के लिए। अब नेक्स्ट है एनएनपी, नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है। तो आपके पास जो हमने पढ़ा है ना जीएनपी, उसमें से आप डिप्रिसिएशन अलाउंस माइनस कर दें तो आपके पास एनएनपी आ जाएगी। डिप्रिसिएशन अलाउंस हमने क्या पढ़ा था कि जो काम के दौरान तोड़ फोड़ के या ज़ाया होने की शक्ल में हमारे पास नुकसान होता है उसको हम डिप्रिसिएशन अलाउंस बोलते हैं। और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से वो माइनस करें तो आपके पास नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। नेट के लिए आपने याद रखना, जहाँ नेट लफ्ज़ हो वहाँ पे आपके पास खालिस चीज़ आनी है। ठीक है। तो टोटल में से आप नुकसान माइनस कर देंगे तो आपके पास नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। उसके बाद आपके पास है नेशनल इनकम, जिसको हम एनआई बोलते हैं। आप नेशनल इनकम याद रखना है। तो ये क्या चीज़ है आपके पास? नेशनल इनकम इज ऑफ्टन रेफर्ड टू अ नेशनल इनकम। ठीक है। सॉरी, इसको हम एनएनपी बोलते हैं, नेट नेशनल एनएनपी। तो एनएनपी हमारे पास होती है नेशनल इनकम, इसको हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं। जो हमने ऊपर एनएनपी पढ़ा है ना, इसको हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं। द टोटल इनकम अर्न बाय सिटीजन, टोटल इनकम हमारे पास आई है जो हमारे सिटीजन ने अर्न की है ऑफ नेशनल इकानमी एज द रिजल्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, जो उसने अपनी ओनरशिप या किसी भी रिसोर्सेज की वजह से हासिल की है किसी भी प्रोडक्शन के फाइनल गुड या सर्विसेज के किसी एक टाइम पीरियड के दौरान। जो कि हम एक साल लेते हैं। ठीक है। तो वही बात आ गई कि आपने जो चीज़ बेच के फाइनल जो मुनाफा लिया है, जो फाइनल टोटल इनकम हुई है, उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम या एनएनपी। उसके बाद जी नेशनल इनकम एंड जीडीपी। ठीक है। तो ये जो दोनों चीज़ें हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद आपके पास आ गई रियल जीडीपी। अब ये रियल जीडीपी क्या चीज़ होती है? यहाँ पे आ जाए द मार्केट वैल्यू
द टोटल मार्केट वैल्यू मेजर्ड इन कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, यहाँ ये दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती टर्म्स हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है इन दोनों में, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में, कि टोटल मार्केट वैल्यू, मार्केट की टोटल वैल्यू आपकी जो चीज़ होगी उसमें से अगर उसको आप कांस्टेंट प्राइस के साथ कैलकुलेट करेंगे तो आपकी आएगी रियल जीडीपी। उसको अगर करंट प्राइस से मेज़र करेंगे तो आपके पास नॉमिनल जीडीपी आएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास अभी महंगाई जो फॉर एग्जांपल महंगाई की शक्ल में करंट प्राइस के ऊपर आप जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास नॉमिनल जीडीपी आएगी। लेकिन कांस्टेंट प्राइस के ऊपर आप जब कैलकुलेट करेंगे कि आप एक किसी भी चीज़ की एक फिक्स कीमत कर देंगे और इस साल भी आपने उस कीमत के मुताबिक जीडीपी कैलकुलेट करनी, नेक्स्ट साल भी उसी कीमत के ऊपर कैलकुलेट करनी, चाहे आपकी प्राइस की कीमत बढ़े या घटे, है रियल जीडीपी। अच्छा, नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज आल्सो टर्म्ड एज करंट ग्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी को हम क्या बोलते हैं, हम करंट जीडीपी भी बोलते हैं, क्योंकि आपकी करंट प्राइस के ऊपर होती है, इसलिए हम इसको करंट जीडीपी बोलते हैं। उसके बाद आपके पास है नेक्स्ट टॉपिक, प्राइस डेफलेटर। तो प्राइस डेफलेटर क्या चीज़ है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी इज नोन एज डेफलेशन। तो ये चीज़ आपने सिंपली याद रखनी है कि नॉमिनल जीडीपी को जीडीपी में कन्वर्ट करने के लिए, रियल जीडीपी में कन्वर्ट करने के लिए आप जो टर्म इस्तेमाल करते हैं उसको हम डेफ्लेशन बोलते हैं। और प्राइस इंडेक्स इज कैलकुलेटेड एज रेशियो ऑफ नॉमिनल ग्रॉस प्रोडक्ट टू रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये आपका क्विज में भी आया हुआ था, तो इसको आपने याद रखना है कि आप प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है आपके पास नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी। ठीक है, इसका ये वाला फार्मूला भी है जीडीपी की डेफलेटर का, कि नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जीडीपी डिफलेटर आ जाएगा। उसके बाद रियल जीडीपी आपके पास इक्वल होती है, रियल जीडीपी ऑफ 1 ईयर इक्वल होती है नॉमिनल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय प्राइस इंडेक्स, जो कि हमने ऊपर पढ़ा है, डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स किसी दूसरे साल के लिए। ठीक है, रियल जीडीपी आपके पास इक्वल होती है नॉमिनल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय प्राइस इंडेक्स किसी भी साल के लिए, करंट साल के लिए, डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स किसी भी एक साल के लिए। ठीक है, तो ये फार्मूला हम नेक्स्ट एग्जांपल में यूज़ भी करेंगे। अब यहाँ पे देखें, आपके पास एग्जांपल है कि नॉमिनल जीडीपी आपके पास है 150 बिलियन इन 1985। ठीक है, और 300 बिलियन है 1994 में। ठीक है, अब ये कहता है कि आपकी प्राइसेस 50% राइज हो गई हैं, 50% ज़्यादा हो गई हैं 1994 में। तो आप रियल जीडीपी कैलकुलेट करें तो रियल जीडीपी आपके पास आ जाएगी आपकी करंट जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 150, कि उस वक्त आपके पास फ़र्ज़ करें कि चीज़ की कीमत 100 रुपये थी ना, तो आप 50% महंगाई होने के बाद उसकी कीमत 150 हो गई है, तो इसलिए इस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 150 करेंगे तो ये आपके पास रियल जीडीपी आ जाएगी 200 बिलियन। नेक्स्ट ये वाली एग्जांपल देखें। इस एग्जांपल में क्या चीज़ है कि आपके पास किसी भी एक साल में एप्पल आपने प्रोड्यूस किए हैं 100 और चिकन प्रोड्यूस किए हैं 100, और एप्पल की प्राइस 2 रुपीज़ थी और चिकन की प्रोड्यूस 4 रुपीज़ थी। तो दूसरे साल में आपने 150 एप्पल प्रोड्यूस किए हैं और 140 आपने चिकन प्रोड्यूस किए हैं। अब आपके पास एप्पल की कास्ट 4 रुपये है और चिकन की कास्ट 6 रुपये है। तो देखिए, साल एक में यानी कि इस साल के लिए आपके पास नॉमिनल जीडीपी क्या बनेगी, नॉमिनल जीडीपी का फार्मूला अप्लाई करेंगे, 100 एप्पल्स की कीमत मल्टीप्लाई बाय एप्पल्स की क्वांटिटी, ये हो गई, प्लस चिकन की कीमत मल्टीप्लाई बाय चिकन की क्वांटिटी। ठीक है, तो आपके पास नॉमिनल जीडीपी फॉर ईयर 1 आ गई 600।
सेम फार्मूले से नॉमिनल जीडीपी फॉर ईयर 2 निकालेंगे कि एप्पल आपने प्रोड्यूस की 150 और एप्पल की कीमत है 4 रुपये, इनको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस चिकन आपने प्रोड्यूस की 140 और चिकन की कीमत है 6 रुपये प्लस ये किया, तो आपने ये 2 में 150 एप्पल प्रोड्यूस किया तो 150 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आपने 2 इसकी प्राइस फिक्स कर दी है। अब कांस्टेंट प्राइस मल्टीप्लाई बाय आपने 140 चिकन प्रोड्यूस किया और चिकन की प्राइस आपने फिक्स कर दी थी 4 रुपीज़, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 150 प्लस 140 डिवाइड बाई 290 आ गया, तो ये 2 के लिए आपके पास प्राइस इंडेक्स आ गया 2.996। ठीक है, ये 2 का प्राइस इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ईयर 1। अब ईयर 2 का प्राइस रिस्पेक्ट विद ईयर 2 आप निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4.996। इसके बाद आपने अगर जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है तो आप के पास फार्मूला बनेगा कि आपके पास ये 2 का प्राइस इंडेक्स 4.99 डिवाइडेड बाय ईयर 1 का प्राइस इंडेक्स 2.966 जो कि हमने ये ऊपर निकाले हैं मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये आपके पास प्राइस डिफ्लेटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसने ऐसे निकाला है। उसके बाद रियल जीडीपी आपके पास होती है नॉमिनल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय प्राइस डिफरेंशिएट है, तो आपने ये जीडीपी निकाली है। इस तरह ग्रोथ रेट आपके पास होता है चेंज इन रेट डिवाइडेड बाय पिछले साल का रेट, तो ये आपने ग्रोथ रेट निकाल लिया। तो ये 3-4 फार्मूलेस हैं, आपने इनकी प्रैक्टिस खुद से करनी है ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मेन टर्म इस्तेमाल हुई है पर कैपिटा। पर कैपिटा जीडीपी आपके पास क्या चीज़ होती है कि पर कैपिटा जीडीपी इज सिंपली टोटल जीडीपी को आप जब पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो आपके पास पर कैपिटा जीडीपी आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी जीडीपी इस साल आई है 80 और आपकी पॉपुलेशन है 10, तो आप 80 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास पर कैपिटा आ जाएगा 8। तो पर कैपिटा आपके पास यूज़ होता है किसी भी कौम की आपके पास पता चले कि उसके पास उस कितनी ख़रीदने की क़ुव्वत है, तो इसको हम पर कैपिटा से मेज़र करते हैं। फॉर एग्जांपल अब चाइना की जीडीपी तो ज़्यादा है, स्विट्ज़रलैंड की जीडीपी कम है, लेकिन चाइना की आपको पता है पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसलिए जब चाइना की जीडीपी को पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो आपके पास छोटा फैक्टर आएगा। और स्विट्ज़रलैंड की आबादी थोड़ी है, तो उसको जब स्विट्ज़रलैंड की जीडीपी को डिवाइड किया उसकी पॉपुलेशन से, तो स्विट्ज़रलैंड का आपके पास पर कैपिटा ज़्यादा है और चाइना का पर कैपिटा कम आया है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि चाइना के लोगों के पास ख़रीदने की क़ुव्वत कम है और स्विट्ज़रलैंड के पास ख़रीदने की कीमत ज़्यादा है, क़ुव्वत ज़्यादा है। अब परचेजिंग पैरिटी, तो परचेजिंग पैरिटी क्या चीज़ होती है? जब परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी जिसको हम बोलते हैं, मेजर ऑफ जीडीपी रिकॉग्नाइज दैट फैक्ट दैट गिवन अमाउंट ऑफ इनकम इन वन कंट्री माइट बी नॉट एबल टू परचेज द सेम क्वांटिटी ऑफ गुड और सर्विस इन अनदर कंट्री। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास हो सकता है कि पाकिस्तान में आप 200 रुपये के हिसाब से पर केजी एप्पल ख़रीद रहे हों, तो अगर 200 को आप डॉलर में कन्वर्ट करें तो आपके पास फॉर एग्जांपल $1 आ जाता है। तो हो सकता है यूएस में आप जाएं तो आपके पास $1 में पर केजी एप्पल ना आते हों। तो ये आपके पास परचेजिंग पैरिटी होती है कि किस मुल्क में किस हिसाब से आपके पास कीमतें हैं। उसके बाद पर कैपिटा इनकम, तो पर कैपिटा इनकम क्या चीज़ होती है? टोटल इनकम को आप पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो आपके पास पर कैपिटा इनकम आ जाती है। तो ये लिखा हुआ पर कैपिटा इनकम इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। टोटल इनकम को आप जब पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा इनकम आपके पास आ जाएगी। तो ये यहाँ मजीद लिखता है इट इज़ द एवरेज एनुअल इनकम पर हेड। तो ये पूरी कौम की एवरेज इनकम आ जाती है कि हर किसी के पास कितना पैसा है, एवरेज कितना पैसा है, ये आपको बताती है आपके पास लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। तो ये आपने याद रखना है कि आपके पास पर कैपिटा इनकम आपको बताती है लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल के लोगों के पास कितना पैसा है और किस हिसाब से वो रह सकते हैं। उसके बाद पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम आपके पास कौन सी इनकम होती है? एन इंडिविजुअल इज द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम
शी रिसीव फॉर डेवलपिंग ऑल द डिफरेंस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्शन करके अपने पास जो इनकम वसूल करता है इंडिविजुअल, वो उसकी पर्सनल इनकम होती है, जो उसकी पर्सनल तौर पे होती है, पूरी कौम की इतनी होती है, उसकी पर्सनल इनकम होती है। तो इसको हम पर्सनल इनकम बोलते हैं कि अपने तमाम रिसोर्सेज को यूज़ करके वो जितनी इनकम रिसीव करता है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट आपके पास है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या चीज़ होती है? इज ऑब्टेन्ड बाय सब्सट्रैक्टिंग द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम से आप डायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करें तो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम आ जाती है। नेक्स्ट आपके पास है लॉस इसका ड्रॉबैक ऑफ जीडीपी बेस्ड मेजर। तो ये क्या कहता है? जीडीपी इज डेफिनेशन एक्सक्लूड प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन फॉर्मल इकानमी। इसका मतलब ये है कि जीडीपी में आपके पास वो फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होते। फॉर एग्जांपल, एक बंदा अपने घर का रंग खुद ही कर लेता है, ठीक है, या एक बंदा अपने जूते खुद ही पॉलिश कर लेता है बजाय मोची के पास जाने से। तो इस किस्म के जो काम होते हैं वो आप देखें जीडीपी में तो शामिल नहीं होगी, क्योंकि उसने किसी को पैसे तो नहीं दिए। कि आपके पास को इनलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल स्मगलिंग होती है, और स्मगलिंग की वजह से आपके पास जो पैसा आता है आपके मुल्क में, आपके बाहर से कोई चीज़ आई है तो आपका पैसा बाहर गया है, या आपकी चीज़ स्मगल होकर बाहर गई है तो बाहर से पैसा पाकिस्तान में आया तो है इनलीगल तरीके से, लेकिन वो आपकी काउंटिंग में नहीं आता, इसलिए वो जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होता। तो थर्ड नंबर में क्या कहता है? जीडीपी बेस्ड मेजर वेलफेयर अ लिविंग स्टैंडर्ड आल्सो नीड करेक्टनाइज फॉर एक्सटर्नलिटीज। फॉर एग्जांपल, if a country GDP is growing at very fast but at this the cost of rising environment population। तो ये क्या कह रहा है? अगर आपके पास जीडीपी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है लेकिन उसकी वजह से आपके पास उसकी वजह से इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो भी आपके पास जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगा। तो ये यहाँ तक था लेक्चर नंबर 29। आई होपफुली आपको ये चीज़ समझ आई होगी। मैंने बहुत कोशिश की आपको समझाने की। तो अगर आपने अपने पास काफ़ी पेंसिल रखी थी और साथ साथ सारी चीज़ें नोट करते रही हैं तो आपने इस लेक्चर को होपफुली अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अगर किस चीज़ में मिस्टेक हुई है, कोई कमी पेशी रह गई है तो लाजमी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आपको समझ आई है तभी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ये वीडियो, ताकि उनको भी ये समझ आ जाए। और ये वाली जो लेक्चर था ये आपके पास पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट यूज़ हुए हैं, तो आपने इसको लाजमी से प्रिपेयर करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 30 के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।